Assalamu alaikum everyone. Good morning all of you. उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। आज जो मैं आपको चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो कोर्स ए है। उसका लेसन जो 2 था उसका इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर ऐड है शुरू में, और उसके बाद फिर अगला लेसन शुरू होता है, यानी तीसरा लेसन जिसको हम कहते हैं। चैप्टर जब खत्म होता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको हम मश्की सवालात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मश्की सवालात। उसको क्या बोलते हैं? मश्की सवालात बोलते हैं। आइए हम देखते हैं। उस्ताद मंगू के बारे में आपको पढ़ाया था। उस्ताद मंगू के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। उस लेसन से रिलेटेड मुतालिक कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। उस्ताद मंगू कौन था और उसे दुनिया के हालात की खबर किस तरह मिला करती थी? तो जवाब है कि उस्ताद मंगू बगैर पढ़ा लिखा कोचवान था। वो टांगा टांगा चलाता था और टांगे नहीं बैठने वाली सवारियां की बातें सुना करता था। उन्हें लोगों से उस दुनिया के हालात की खबर मिला करती थी। यानी मंगू कोचवान एक टांगा वाला था और उसको क्या होता है था कि दिन या दुनिया की उसको खबर मिलती थी और वो लोगों को सुनाया करता था। ये इसका सही आंसर हुआ। आगे है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो उस्ताद मंगू से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन है कि मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था। क्वेश्चन में है क्या बात थी कि मंगू कोचवान अंग्रेजों से सख्त नफरत क्यों करता था, उसकी वजह क्या थी? पता है कि उसकी वजह यह थी कि उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। उसका कहना था कि वह उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते थे और तरह तरह के जुल्म ढाते थे। उसके अलावा छावनी के गोरे उसे बहुत बहुत सताते थे। ये क्या लफ्ज है? सताना है, ये सताना। सताते थे और उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया कि वो एक जलील क्या है, हकीर किस्म का है। कि अंग्रेज जो यहाँ गोरे से मुराद अंग्रेज लोग हैं, वो इतना ज्यादा मंगू कोचवान को सताया करते थे छावनी में। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहानी आपको सुना दिया, बता दिया है कि उसको बहुत ज्यादा सताया करते थे और बहुत ज्यादा तकलीफ दिया करते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नया कानून आने की खबर से मंगू कोचवान क्यों खुश था। एक नया कानून आने वाला था जिसके अंदर ताकि यहाँ के जो भारतीय हैं, जो देश के जो कौम के लोग हैं, उनको खुशहाली मिलेगी और अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाएंगे और उसका कुछ सिस्टम नहीं चलेगा। यह बातें भी हो रही थी, पास नहीं हुआ था। तो मंगू कोचवान को यह बात पता चला तो वो बहुत खुश हुआ कि अब जो हमें गोरे सताते थे उससे हमको क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। तो इसका जो है जवाब यहां है कि एक रोज मंगू ने तांगे में 2 मारवाड़ी बैठे हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। इन मारवाड़ियों की बातें सुनकर
मंगू बहुत खुश हुआ। अब हिंदुस्तान में आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों पर जुल्म नहीं करेंगे, इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए मंगू कोचवान बहुत खुश हो रहा था कि अब हम लोगों की चलेगी, यानी हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, भाई हैं, उनकी चलती होगी। इस वजह से वो बहुत खुश थे। ये जो है आपका तीसरा लेसन है। ये आपका जो लेसन हो गया, ये तीसरा लेसन है, थर्ड। लेसन ये आपका 3 हो गया, या चैप्टर 3, लेसन 3 जो कह लीजिए। ये अभी जो पढ़ाया था लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर था। याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और 10 के बच्चे हैं और आजकल देखते ही हैं कि हर चीज में शॉर्ट वीडियो चलता है, तो क्लास हम इस हिसाब से ले रहे हैं 10 का कि ज्यादा लंबी ना होने पाए, आधा घंटा के तकरीबन क्लास हो और वो आसानी से रोज देखा जा सके। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी आसानी के साथ। राइटर, जैसा मैंने बता दिया है कि बुक का तरीका अमल है कि सबसे पहले वो राइटर के बारे में आपको बताएंगे अच्छे ढंग से, राइटर के बारे में। फिर उसके बाद जो लेसन होगा उसके मुतालिक बात होगी। हयातुल्लाह अंसारी राइटर हैं, 1911 में पैदा हुए और 1999 में इंतकाल किए। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए, 1926 में मदरसा फिरंगी महल मशरिकी उलूम की सनद हासिल की, यानी सनद हासिल करने का मतलब होता है सर्टिफिकेट को हासिल करना। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई। महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिरी वक्त तक कांग्रेसी 1937 में हफ्ता दार अखबारात हिंदुस्तान जारी किया, यानी हफ्ता हफ्ता निकलता था अखबार, नहीं जैसे 5 दिन की न्यूज, 10 दिन की न्यूज, इस तरह का इंडिया टुडे हिंदी वगैरह में निकलता रहता है, इसी तरह की चीजें हैं। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोजनामा कौमी आवाज जारी किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंसारी साहब, यानी जो हयातुल्लाह अंसारी साहब है, उसके पहले मुदीर मुकर्रर हो गए और 1986 से लेकर 1982 में राज्यसभा के रुकन भी रहे हैं। ये उसके रुकन का माना होता है उसके मेंबर भी रहे हैं। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायजा मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई गई, यानी एक दस्तखती मुहिम होता है, यानी लिखा गया और उसमें जो दस्तावेजें थी वो सारी चीजें लिखी गई और चलाई गई। ये हयातुल्लाह का शुरू की जिंदगी का वाकया था। अब है कि इनके बचपन से निकलकर दूसरे जो इनकी जिंदगी है उस तरफ से चलते हैं। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने नावलिक और नावलों के साथ साथ तनकीदी मजामीन भी लिखे हैं और गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा बताया गया है, नियम 10 दिन में उर्दू लिखना। एक नियम इन्होंने उस वक्त चलाया था कि 10 दिन में इंसान कैसे उर्दू लिखना पढ़ना जानता है, उसके ऊपर इन्होंने मुहिम चलाई थी और तहरीक चलाई थी। बहुत सारे लोग सीखे भी। 1952 में लखनऊ में तालीम बालगान के लिए तालीम घर कायम। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन उनके अफसानों की फिजा मुख्तलिफ है।
उनके अफसानों के मुताले से अंदाजा होता है कि उन मुशाहिद, तखलील और फिक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, यानी बराबर है, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। उनके अफसानों की जिंदगी की तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करती है। ये हयातुल्लाह साहब थे जिनके बीच की जिंदगी के बारे में था। अब उनकी कुछ लिखी हुई जो चीजें हैं वो भी शाये हुई थी, जरा उनको भी देखते हैं और उनको भी समझते हैं। हयातुल्लाह अंसारी बहुत अच्छे राइटर गुजर चुके हुए हैं। आगे है हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट ये बड़ी अजीबोगरीब किस्सा है। तो बिहार बोर्ड के 11th के अंदर सिलेबस के अंदर है, बहुत हंसी वाला वाकया है ये शाये हुआ और उसके बाद फिर बाजार में शिकस्ता कंगोरे और ठिकाने के अनवान से उनके अफसानों के मजमुए दो नाबिलिट और घरोविंदा मंजर आम पर आ चुकी हुई है। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल और ज़ख़ीम नाविल लौहों के फूल छुपाकर जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताबें हैं। यानी ये सब इनकी तनकीदी किताबें हैं। तनकीद का मतलब होता है किसी चीज़ का जांचना, परखना, रिसर्च करना, उसको बोलते हैं। बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी जो मियाँ खुद खू खू और काला देव के नाम से शाये हो चुकी हुई है। इनके बहुत सारे अफसाने भी हैं, कहानियां भी है जो अलग अलग तरीके से शाये भी हो चुके हुए हैं और जो बहुत मशहूर भी रहे हैं। ये थी हयातुल्लाह साहब अंसारी के बारे में जो अभी हम आपको बता रहे थे और पढ़ा रहे थे। ये जो आपके स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया और अच्छे तरीके से क्या किया, समझाया भी। अब है कहानी का कुछ अजीबो गरीब सिस्टम शुरू होता है। कहानी का जो सिस्टम है वो यहाँ से मौजूद है। कहानी का नाम जिसमें लेसन 3 हम आपको बताए हैं यहाँ से होगा, ये भीख है। ये लेसन 3 है, समझिए। यहाँ पर लेसन लेसन आपका 3 है। ये यहाँ से शुरू भीख है, कहानी का नाम भीख है। इस कहानी का 2 इसमें किरदार है, एक रजनी नाम की लड़की है और एक कैलाश नाम का इंसान है। दोनों के ऊपर एक दर्द भरी कहानी है। पहले जरा हम इसको कुछ पढ़ देते हैं, फिर हम कहानी का बुक पे बहुत लंबी चौड़ी तरीके से
कहानी मौजूद है, लेकिन यहाँ हम आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा देंगे। खुलासा मतलब होता है निचोड़ किसी भी चीज़ का समरी। कैलाश एक बीमार शख्स था, वो लारी में बैठकर करपुटवार गढ़ के से सेहत अफ़ज़ा मकाम मोती, मकाम क्या है? मोती। स्लाइड पर 2 हिस्सों में मैंने कर दिया है बोर्ड पर, ताकि बड़ा-बड़ा आपको समझ में आवे। अब यहाँ है कि मगर पहुंचा, उस वादी के खुशगवार माहौल ने ऐसा असर दिखाया कि वह यह भी भूल गया कि वो बीमार है। यानी कैलाश जो है एक ऐसी जगह पर घूमने गया, नहीं, जहां वो भूल गया कि वह बीमार है। कभी कभी आप बीमार है या कोई इंसान डिप्रेशन में है, परेशानी के आलम में है, तो उसको यह बता दिया जाता है कि कहीं आप पहाड़ी या कुछ हरियाली जगह पर जाइए, ताकि वहां पर आपको दिखने को मिलेगा, तो आपको अच्छी फिजा महसूस होगी, अच्छी आपके अंदर ताजगी महसूस होगी। तो कैलाश जो है, यहाँ पर कैलाश वो भी क्या किया, वो घूमने चला गया और ऐसी वादी के पास पहुंचा, नहीं, जहां बहुत खुशहाल और बहुत सारी क्या है, अच्छी चीजें मौजूद थी। तो वो भूल गया कि हम बीमार भी हैं। आगे देखिए, कैलाश के साथ उसकी बहनें भी थी। कैलाश डाक बंगले की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की मिली। किसको मिली? कैलाश को रास्ते में। बंगला एक डाक खाना था, बंगला घर एक पुराना सा, वहां वो जा रहा था कि रास्ते में उसको क्या मिली? एक लड़की मिली। उसने कैलाश को देखकर बाबूजी थर्मास में ले चलूं कहा। थर्मास मान लीजिए जगह है। कैलाश को भी भारी मालूम हुआ था कि वो लड़की को दे देता है और रास्ता तय करते हुए लड़की से बातें करने लगता है। लड़की ने उसे बताया कि उसके माँ बाप मर गए। बात चली और कहा कि बाबूजी आप नए आदमी लगते हैं, आइए हम आपका हेल्प कर दे। नहीं, कोई दिक्कत और परेशानी है, हम आपकी पूरी पूरी क्या करेंगे? हेल्प कर देंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं, चलिए ना हम उस जगह पर पहुंचा देते हैं। और इंसान क्या है, कभी कभी दुख सुख बांटता रहता है समय के मुताबिक। तो उसको जब ये महसूस होने लगा, नहीं, कि बहुत अच्छा भला आदमी है, चंगा आदमी है, तो उसने अपना क्या किया, अपने पूरा दुख सुख उसको सुनाना क्या है, शुरू कर दिया बाबूजी को। और दुख सुख जहां तक हो सका सुनाया, और सारी प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम था उसने उसके पास रखा, दिक्कत, और वो बेचारे गौर से सुनता रहा। और उसका एक छोटा भाई जो हर वक्त खाने के लिए मांगता है, रात को न सोता है और न सोने देता है। मेरी बच्ची ने बताया कि एक बच्चा भी है, नहीं, छोटा सा, जो घर पर जो रात में न सोता है न सोने देता है। तो कैलाश बड़ी ताज्जुब से पूछा कि क्या वो जो है तुम्हारा बेटा है? क्योंकि लड़की 13-14 साल की थी ही, लगभग आस-पास में। तो बहुत हैरत ज़्यादा होने लगी और उसको लगा कि इनको कन्फ्यूजन हो रहा है। कहा कि नहीं, वो मेरा भाई है, छोटा-सा है, मेरी माँ चल बसी है, इसलिए उसकी देखभाल की जो ज़िम्मेदारी है, वो मेरे ही ऊपर ज़िम्मेदारी क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? मेरे ही ऊपर है, और हम ही उसकी क्या है? देखभाल करने वाले हैं। आगे आ रही है कहानी। लड़की की चिड़िया का दरवाजा भी टूट चुका है और हर वक्त खतरा रहता है कि कोई जानवर वहां आकर ना खा जाए। कैलाश ने उससे नौकरी के लिए कहा तो वो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने उसको ऐसी बात नहीं कही थी।
उसका उस लड़का का नाम रजनी उस लड़का का नाम रजनी था, यहां पर जिक्र है। कहा कि जो है किसी ने उससे यह बात ही नहीं कही थी, इस तरह की कोई बात ही नहीं कही थी, उसके गम में दर्द में कोई शरीक रहने वाला था ही नहीं। तो वो बहुत ताज्जुब से देखने लगी कि कैसा माहौल है, नहीं कि सुनसान वादी में एक इंसान मिला है और हमको घर रहने का दे रहा है। ये उसकी पुरानी कोठरिया थी जिसके अंदर वो और उसका भाई रहता था। उसको हमेशा डर लगा रहता था कोई आकर उछक न ले, नहीं कोई उसको खा न ले, कोई दरिंदा और जानवर। इसलिए वो बहुत गमज़दा में थे। कैलाश ने सुबह उठकर डाक खाने बंगले पर आने के लिए कहा रजनी को। अगली सुबह रजनी 4 भाई बहनों के साथ लेकर डाक खाना बंगले के लिए निकली। डाक खाना काफी बुलंदी पर था। उसके बहन भाई भूख की वजह से गिरते पड़ते डाक बंगले पहुंचे। उस वक्त रास्ते में थकान और भूख के बावजूद उसके चेहरों पर एक इत्मीनान सा था। अब नहीं पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़े और रात को बेखौफ सोने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। कैलाश ने जब उनके मैले कुचैले बच्चों को देखा तो दंग रह गई। उसने सोचा कि रजनी और उसका एक छोटा भाई होगा, यानी वो जो लड़की थी उसका नाम जो है क्या था, रजनी था। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और फिर जो है हम आपके सामने आते हैं। जी, कभी कभी होता है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए अब सही हो गया। तो अब हम चलते हैं कि चल रहे थे यहाँ तक। इत्मीनान था कि अब वो उसे पेट यहाँ बंगले पर पहुंचा तो उस वक्त रास्ते की थकान और भूख के चेहरों पर एक इत्मीनान था कि अब उन्हें पेट भर के खाना, पहनने के लिए कपड़े
और रात को बेखौफ सोने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। ये सोचा था उसने, रजनी ने, एक लड़की का नाम है जो इस कहानी के अंदर है, पाठ के अंदर जो वो मिली थी। कैलाश ने जब उनके मैले कुचैले को देखा तो दंग रह गया। उसने सोचा कि रजनी और उसका एक छोटा भाई होगा, मगर उन 5 बच्चों को अपने पास रखना और किफालत करना उसके बस की बात नहीं था। उसको लगा कि एक ही इसके भाई होंगे, क्योंकि एक ही का चर्चा था, चल रहा था। उसको यह महसूस नहीं हुआ कि इतनी सारे बच्चों को ये लेकर चली आएगी। अब उसके पास गुंजाइश ही नहीं थी तो उन सबको रख सके। आगे कैलाश कैलाश की बहन बोली, भैया आप इन सब मेहमानों को साथ लेकर चले। कैलाश उस बात पर झिंझलाया और उसने रजनी से कहा कि तूने कल ही क्यों नहीं बताया था कि तेरे साथ इतने बड़े फौज है, सबको मैं कहां रख सकूंगा। यह सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी और इतनी मायूसी का सामना करना पड़ा कि उसने जिंदगी के पहली बार किया था। कैलाश ने रजनी को 2 रुपये देकर वापस भेज दिया। रजनी अपने भाई बहनों को साथ लेकर बाजार की तरफ भागी और देखते ही देखते वो सब 2 रुपये की पूरियां खाकर, लेकिन न भूख गई और न खाने की हरकत गई। यानी रजनी का वहां भी गुजारा नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कैलाश ने कि जब हम इसको बुलाए थे तो इसको यूं ही अगर भेज दिया जाए तो ये बहुत नामुनासिब बात होगी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चुनांचे उससे जो पास हो सका 2 रुपये उसको दिया और कहा कि तुम इसी में गुजारा करो और अपना देखो। रजनी अपने यहाँ न भूख गई और न खाने की हरकत उसको महसूस हो रही थी। आगे का मरहला है कि फिर वो उसका एक मामला हो गया था कि यहाँ पर जब उसको भूख नहीं गई, प्यास नहीं गई, तो वो अब करेगी तो क्या करेगी बेचारी? नहीं, तो उसका मामला ऐसे बना कि वो पड़ोसियों के पास गई और एक तरीके से क्या है, उस बच्ची ने, 12-13 साल की बच्ची ने, बड़ी कहानी दर्दनाक है, उसने अपने भाई बहन को गुजारने के लिए, मतलब पालन पोषण करने के लिए पड़ोसी के पास हाथे भी फैलाई और भीख भी उनसे मांगा। फिर किसी तरह बच्चे खाए पिए, क्योंकि बच्चों को उम्मीद था कि हमारी बहन कहीं से न कहीं से कोई न कोई उपाय करके खाने का सामान ला ही देगी। तो कैसा रहा ये मेरी क्लास? अगर आपको मेरी क्लास आपको पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह मेरी क्लास कंटिन्यू चल रही है, आपको इस पर नोट्स भी मिलेंगे और सारी क्लासें इंशाल्लाह उपलब्ध रहेगी और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे रुखसत होते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।